द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं और इसके इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ले लो, ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया और इसके इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इसका इस एंगल का बाइसेक्टर और इधर से इस एंगल का बाइसेक्टर और इधर से इस एंगल का बाइसेक्टर, तो बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो नाउ दिस इज द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ए बी सी डी। ओके, नाउ दिस इज द quadrilateral form. ओके, अब इसमें ई एफ जी एच इनके नाम दिए हैं, ई एफ जी एंड एच। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। ओके, और हमें ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। गिवन क्या है? गिवन है ए एफ BH, CH and DF are angle bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively। ये बात दी गई है और हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि EFGH इज साइक्लिक। EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ प्रूफ देखिए कि यहां पर ये देखिए कि एंगल ए, ठीक है, सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। सो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ए, देखो क्या क्या एंगल दिए हैं, एंगल ए ई बी, ये वाला ले लो ए ई बी, और प्लस यहाँ पर कौन सा एंगल है, ये पूरा नहीं है, इसमें हमें कौन सा लेना है, ई ए बी लेना है ना। तो एंगल ई ए बी क्या हाफ ऑफ एंगल ए है, ई ए बी। और ये बताओ ई बी ए क्या है, ई सही है। तो दिस इज इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, जो ए ई बी है क्या मैं उसकी जगह एच ई एफ लिख सकता हूँ, एच ई एफ ऐसा? अच्छा, और इसकी जगह, हाँ सही है, मैं अभी उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। और इसे क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल बी, दैट इज 180 डिग्री, ऐसा हो सकता है। ओके, नाउ ये तो एच ई एफ हो गया, और लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एच ई एफ, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस वजह से ऐसा हो गया। ओके, नाउ अब जरा देखो, जैसे मैंने एच ई एफ ये लिखा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिमिलरली ये बता सकते हो एच जी एफ क्या होगा? ये सही बताया है, हाफ एंगल डी और प्लस हाफ एंगल सी, तो 180 डिग्री। ये भी सिमिलरली है, बिल्कुल वही चीज़। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो एडिंग है, एच जी एफ लिखो, एच जी एफ लिखिए। अच्छा, अब देखो जरा एच जी एफ। नाउ अब ये देखो, सबको ऐड करो तो क्या क्या ऐड हो जाएगा, एच ई एफ प्लस एच जी एफ और प्लस हाफ
एंगल ए, अगर मैं हाफ सभी में से कॉमन ले लूं तो क्या ये एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बन जाए? बोलो। और यहाँ 180 180 कितना बने? सबको जोड़ दिया। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम क्या होगा? ये सही है, क्योंकि ये भी एक एंगल सम प्रॉपर्टी ही है, तो मैं इसे 360 लिख सकता हूँ और इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब एंगल एच ई एफ प्लस एंगल नाउ एंगल एच ई एफ प्लस एंगल एच जी एफ, एच जी एफ, इट इज 360 में से मुझे कितना माइनस कर देना चाहिए? सही है। तो बताओ एच ई एफ और प्लस एंगल एच जी एफ, ये मिलके 180 हो गया। इससे कुछ पता चल रहा है, बट दीज आर अपोजिट एंगल्स। क्या पता चल रहा है? हो गया ना? बस हाँ। अपोजिट एंगल का सम अगर मान लो 180 है, वो सप्लीमेंट्री हो जाए तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है। बट दीज आर अपोजिट एंगल्स, सो ई एफ जी एच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक बार और बताएं कि पता चल गया? सिर्फ एक ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल ले लेना और उसके तीनों एंगल दिखा देना और फिर उसको हाफ हाफ लिख देना और इसको बदल देना और फिर ऐसे दूसरे करके जोड़ देना। इतना ही करना है। समझ में आ गई बात? नाउ ओके, नाउ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था ना? 6 कहाँ तक? 6 हुआ था। 7th 8th हुए थे कि नहीं? 7th 8th हो गए थे। 9th भी, हाँ 9th तक हो गया था। ठीक है, ओके ओके। 10th क्वेश्चन पेज 186, पेज 186। ये देखो, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा हम सर्कल बनाएं कि ट्रायंगल के दो साइड को लेकर के हमने सर्कल बनाया और वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ। तो वो कह रहा है कि ट्रायंगल के डायामीटर को लेकर सर्कल बनाओ। तो एक डायामीटर ये हो गया, एक डायामीटर ये। तो ये कह रहा है कि अगर ट्रायंगल के दो जो साइड हैं उन्हें डायामीटर मान लिया जाए तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल होगा वो ट्रायंगल के तीसरी साइड लाई करेगा, ऐसा कह रहा है। ये प्रूफ करो। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे मैंने ए बी और ए सी को डायामीटर मान लिया, देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनका जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उसकी तीसरी साइड पे लाई करेगा। क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल यही लिखा है। गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी, AB and AC are diameters of two circles. To prove, हमें प्रूफ क्या करना है? सो हमको इसमें प्रूफ करना है कि the point of intersection D lies on third side BC. The point of intersection D lies on third side BC। अच्छा, प्रूफ देखिए। प्रूफ में आप क्या करिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन AD
ज्वाइन AD, हमने ज्वाइन कर दिया। AD को ज्वाइन करने के बाद ये मुझे बताइए कि ADB कितना डिग्री होगा? क्यों? क्यों? नहीं नहीं, एंगल इन ए सेमी सर्कल, क्योंकि ना, हाँ, क्योंकि जब डायामीटर होता है तो इसके सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है बताओ? 180। तो इधर कितना बनेगा? तो एंगल इन ए सेमी सर्कल कितना होता है? एंगल इन ए सेम, सही है। अच्छा ये बताओ एंगल ADC कितना होगा? ये भी बात सही है, एंगल इन ए सेमी सर्कल। और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ADB प्लस ADC, इफ दीज आर एडेड तो 180 डिग्री। क्या ये, बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन ये एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो क्या वे लीनियर पेयर होते हैं और वो एक लाइन होती है? बताइए। सो इसलिए एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो गया है। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा? बट दीज आर adjacent angles, so BDC is a line, इसलिए ये लाइन हो गया। यानी जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D है वो उसी पे लाई कर रहा है, क्योंकि हमने 180 प्रूव कर दिया तो ये लाइन ही हो गई, है ना? नहीं तो इधर उधर होता तो लाइन ना होती, लेकिन ये लाइन हो गई। यही प्रूव करना था, वहाँ पे था कि उस पर लाई करता है, हमने लाइन ही प्रूव कर दी कि लाइन है। अब जरा देखो, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव कि D उसी पर लाई करने वाला एक पॉइंट है। हाँ ठीक है, मैं एक मिनट। तो अब देखो इतनी बात हो गई, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 11th क्वेश्चन, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse। तो मतलब AC उनका कॉमन हाइपोटेनियस है ये, और एक राइट ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, मान लो ये राइट ट्रायंगल है, और एक और राइट ट्रायंगल बना लो यहाँ पे भी। तो ABC and ADC, these are two right triangle with common hypotenuse, और उनका एक कॉमन हाइपोटेनियस क्या है? दैट इज कॉमन हाइपोटेनियस हो गया। ओके, नाउ अब जरा देखें गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ट्रायंगल ADC राइट एंगल्ड एट C, ऐसा दिया है ना। अब वो आपसे क्या पूछना चाहता है? ये पूछना चाहता है प्रूव दैट CAD इज इक्वल्स टू CBD। टू प्रूव एंगल CAD इज इक्वल टू CBD, ये चीज़ है। तो CAD और CBD टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनियस, CAD और C, एक बार फिर से देखें, ABC और ADC कॉमन हाइपोटेनियस AC, एंगल CAD और CBD, ये चीज़ मिला लो। ये क्या है बताओ? CBD और ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं। अच्छा ये बताओ कि हो जाएंगे? अरे वाह, सही बता रहे हो। क्योंकि अच्छा पहले तो हम ये प्रूव कर लें कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये चीज़ प्रूव हो जाएगी?
प्रूव। तो ये बताओ कि एंगल बी कितना है, क्या 90 डिग्री है, और एंगल डी कितना है 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना हुआ। बट दीज आर, लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं, यस अपोजिट एंगल्स। हाँ, तो इससे क्या हुआ, सही कह रहे थे डी, ये तो सी हमने लिख दिया, डी लिखो। अब देखो ये गिवन है और ये भी गिवन है, तो बट दीज आर अपोजिट एंगल्स, सो ए बी सी डी इज साइक्लिक quadrilateral एंड अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑल 4 पॉइंट्स, और इन चारों पॉइंट से होते हुए एक सर्कल जा सकता है, एंड अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू, तो इनसे एक सर्कल जा सकता है थ्रू दीज पॉइंट्स। अब जरा देखो, तो हम इससे एक सर्कल ले ही लें, तो मान लीजिए हमने इससे एक सर्कल ले लिया, ठीक है, तो कुछ सर्कल तो हमने ऐसे बना लिया क्योंकि हमारे एंगल ठीक नहीं है, बट हमने बना लिया है। तो ये बताओ कि अगर एक सर्कल हमने बना लिया इनसे होते हुए, तो ये सर्कल बन गया। अब देखो अगर मैं इसे आर्क लूं, तो इस आर्क से क्या दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो ये दोनों एंगल बन ही रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ एंगल जैसा वो कह रहा है सी ए डी, तो सी ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डी, सी ए डी, तो एंगल सी ए डी इज सी बी डी, ऐसा हो सकता है। नाउ एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, वाई, दैट इज एंगल्स, ये थ्योरम 10.9 है, इन सेम सेगमेंट, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, तो बात प्रूव हो गई। ओके हैंस प्रूव। आगे देखिए, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। अब कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हमें रेक्टेंगल बना लेना चाहिए। तो उसने कहा कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, दिया वैसे पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। ए बी सी डी गिवन क्या है, दो चीज़ गिवन है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और ये भी दिया गया है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक। टू प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, तो ए बी सी डी रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, ये मुझे बताइए कि एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 क्यों हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल ये तो हो गया ए प्लस डी 180 डिग्री हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम है। और ये बताइए कि ठीक है, अब जरा देखें कि ए प्लस बी, ए और सी पैरेललोग्राम में तो आमने सामने वाले नहीं होते हैं, अच्छा साइक्लिक है ना इसलिए, यस, तो साइक्लिक होने की वजह से ए प्लस सी भी 180 हो जाएगा, तो सी प्लस डी हो जाएगा। बट कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि
ये बात हो गई। तो ए सी के भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल किसके इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब देखो कि नाउ ए प्लस बी इज 180, तो और एंगल ए डी इज इक्वल टू बी, ए प्लस सी ना, ए प्लस सी भी बने, हाँ ए और सी तो अभी भी इक्वल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है। इसको देखता हूँ क्या कैसे ए बी सी डी, ए की जगह सी लिखा जा सकता है। एक मिनट कार्तिक बताओ। हाँ ए प्लस ए और सी प्लस डी, इसको एक मिनट में देखता हूँ। अच्छा ओके ओके, ये तो बात हो गया नाउ। अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं बदल लेता हूँ। ये बताओ, कोई इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा बदलना है। ए प्लस सी क्या है बताओ, ए प्लस ए इज इक्वल टू सी तो है ही है ना, और ए प्लस सी 180 क्यों है बताइए, क्योंकि अपोजिट यही है। हाँ ठीक है, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये रावल ने बताया क्या? ओके बहुत अच्छा बताया। ए प्लस सी 180 है, तो ये बताओ लेकिन ए सी के क्यों इक्वल है? हाँ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या मैं इस ऊपर वाले में एंगल ए लिखूं और सी की जगह भी ए लिख दूं? ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 एंगल ए क्या हो जाएगा? तो 2 एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए इज 90 डिग्री। सो पैरेललोग्राम विद 1 एंगल 90 डिग्री क्या होता है? रेक्टेंगल। हाँ सही बताया प्रार्थना ने। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम with 1 angle 90 degree, so it is rectangle, इसलिए ये रेक्टेंगल हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि फिर से बताएं? पहले हमने क्या किया, a प्लस सी 180 कर दिया, फिर a को c लिख दिया, तो दोनों a हो गए, फिर 90 हो गया। अब जरा देखो कि आपसे कहा गया है कि 10.6 देखिए। सो 10.6 नाउ 10.6 में कहा गया है प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये 2 सर्कल हैं, एक सर्कल है और दूसरा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैंने थोड़ा सा छोटा बना लिया, चलिए कोई बात नहीं। और इनके लाइन ऑफ सेंटर्स, लाइन ऑफ सेंटर क्या होता है कि सेंटर से सेंटर को मिला दिया तो ये एक लाइन हो गई, मान लीजिए पी और क्यू कर दिया। और इसके अलावा सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एंगल कह रहा है, ये एंगल ये है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है? देख लो, ऐसे एंगल नहीं सबटेंड हो रहा है, बोलो। और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या यहाँ भी एंगल सबटेंड कर रहा है? अच्छा, तो हमको ये प्रूव करना है कि लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल
एट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब इसको क्या ले लें नाउ, हमें, हाँ तो हमें एक बात और यहाँ ध्यान देनी है कि लाइन ऑफ सेंटर इज सबटेंडिंग इक्वल एंगल। ये नहीं प्रूव करना है, ये लाइन ऑफ सेंटर है ना पी क्यू, तो ये जो पी क्यू है वो यहाँ पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ और यहाँ। लाइन ऑफ सेंटर इज सबटेंडिंग इक्वल एंगल, समझ में आई बात? ये वाला नहीं करना है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सेंटर कह रहा है ना इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो पी ए क्यू है और पी बी क्यू है क्या वो इक्वल है, यही प्रूव करना है, बताओ। तो क्योंकि लाइन ऑफ सेंटर इज सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पढ़ लो, लाइन जॉइनिंग द सेंटर इज सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टू प्रूव, तो गिवन में बस ऐसा लिख लीजिए, टू सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू, with centers P and Q and intersecting at, और इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एट A एंड B, A और B में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही चीज़ है। तो इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग एट A एंड B, नाउ अब देखो, तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, क्या आप ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? ऐसा कोई तरीका है? और ट्रिपल एस लगा दें फिर, तो हम ट्रिपल एस लगाकर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। नाउ proof in triangle PAQ and triangle PBQ, तो PA is equals to PB, तो PA PB के क्यों इक्वल है? हाँ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल सही है, और साथ में QA QB के क्यों इक्वल है? QB दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और PQ क्या है? ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू PQ दैट इज कॉमन। सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा कि पी ए क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू। अब ये हो गया, तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा कि पी ए क्यू क्या पी बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, पी बी क्यू। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो फिर जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी ए क्यू पी बी क्यू ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि ऊपर और नीचे का ट्रायंगल पलट दो तो क्या उसी पे ओवरलैप कर जाएगा, कर ही जाएगा, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टू कॉर्ड्स AB एंड CD, क्वेश्चन नंबर 2। तो दो कॉर्ड दिए हैं AB एंड CD ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। तो दोनों पैरेलल तो हैं, लेकिन एक छोटी कॉर्ड है और एक बड़ी कॉर्ड है, सो दीज आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। नाउ अब जरा देखें, लेंथ 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की लेंथ है 11 सेंटीमीटर, और ये पैरेलल भी हैं। तो एक छोटी कॉर्ड ले लो
और एक बड़ी कॉर्ड ले लो, बट दीज आर पैरेलल, ये पैरेलल हैं और ये इसका सेंटर कहीं यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ 11 सेंटीमीटर। इनका नाम भी दे दो, ए बी एंड सी डी दिया है नाम, ए बी और सी डी, ये नाम दिया है। अच्छा, each other and on opposite if the distance between AB and CD is 6 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर लो यहाँ से यहाँ, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से लेके, तो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस लेनी है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो ये कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है इनके बीच की डिस्टेंस। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, अगर मैं इससे इसको मिलाऊं तो क्या रेडियस होगा, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, और इससे इसको मिला दूं तो भी रेडियस होगा, अब वो भी इक्वल होगा। तो अब इसे ले लो ए ओ। अच्छा, ये बताओ कि अगर ओ एम है और ओ एन है तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बोलो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये जो ओवन डिस्टेंस है, अगर मैं इसे x मानूं, क्योंकि टोटल 6 है, ध्यान देना, टोटल ये कितनी लेंथ है, तो फिर अब ये जो ऊपर वाली बची ये कितनी बची, 6 माइनस x, क्योंकि नीचे x लिया। हमें ये पता करना है कि रेडियस की वैल्यू क्या है, ये पता करना है कि रेडियस कितना है इस सर्कल का। तो नीचे x है तो ऊपर कितना हुआ बताओ, 6 में। अच्छा, अब ये देखिए, ये पूरी 5 है तो आधी कितनी हुई, 2.5 सेंटीमीटर, और नीचे 11 है तो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये कितना हुआ, इतना, दैट इज दिस मच इज 5.5 होगा, आधा करो, सही है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि ये सारी चीज़ें तो लिख लो कि परपेंडिकुलर, ये लाइन तो इम्पॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, और टू फाइंड लिख लें, बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो क्वेश्चन है, टू फाइंड आर रेडियस सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब ये बताओ कि ए एम कितना हो गया, क्या 2.5 सेंटीमीटर, और सी एन कितना हो गया, क्या 5.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ हो गई। और इसके साथ ही साथ ओ एन कितना हो गया, x सेंटीमीटर, और ओ एम कितना हो गया, 6 माइनस x सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बताओ ओ एम स्क्वायर और प्लस ए एम स्क्वायर क्या होगा, देखो ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर हो गया, तो दैट इज ओ ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, ओ एम देख लो, ए ओ एम ए इन ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए पे लगा दो। अच्छा, ये बताइए कि ओ एम कितना है और ए एम कितना है, ए एम बताओ। अच्छा, और ओ ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर। नीचे देखिए, एक ऐसा ही हम और भी लगा सकते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में भी लगाओ, बताओ ओ सी एन इन ट्रायंगल ओ सी एन, तो ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ एन कितना है, और सी एन की जगह 5.5 स्क्वायर लिख लो, और ओ सी स्क्वायर को क्या आर स्क्वायर लिख लो। तो ये
मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? तो इसलिए हाँ कंपेयर कर लो। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, नाउ अगर हम दोनों को अब कंपेयर करें, सो नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो जो 6 माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस 2.5 स्क्वायर है, क्या वो एक्स स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा? 6 ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? क्या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये पॉलिनॉमियल्स में है। और 2.5 का स्क्वायर क्या? 6.25। अच्छा 5.5 का तो मुझे मालूम नहीं, किसी को मालूम है? वैसे 32.25 होता होगा, कितना होता होगा? थोड़ा याद है, थोड़ा पता है। 3025, अच्छा सही, 30.25 होता, वही लिख लो 30.25। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, चाहो तो एक तरफ ला के माइनस कर सकते हो, नहीं तो सेम साइन के तो कट ही जाएंगे, क्योंकि इधर आएगा तो निगेटिव नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को कट कर दिया, इधर लाओगे तो भी माइनस होके तो कट ही हो जाएगा। 6 स्क्वायर कितना होता है? 36। इसको प्रोडक्ट करो तो -12x। अब इतनी चीज़ हो गई, प्लस 6.6। तो अब धीरे धीरे उधर ले जाना शुरू करो, 30.25 में से 6.25, तो मैं उधर ले गया, तो कितना हो गया? 24, सही है। तो 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 24। 24 इधर ले आओ, तो उधर 12x, तो इधर भी बचा 12 और उधर 12x, तो फिर x कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। x 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर x 1 सेंटीमीटर हो गया है तो अब हमें रेडियस चाहिए, तो कोई भी एक चीज़ पिकअप कर लो, चाहे ये वाली कर लो और नहीं तो ये वाली, ये ज़्यादा आसान लग रही है, मैं इसी को पिकअप कर लेता हूँ क्योंकि हमें तो रेडियस में इंटरेस्ट है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 5.5 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, और एक्स कितना है? 1, और ये है 30.25, इट इज़ आर स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो गया? 1 तो 1 ही होता है, 1 को ऐड करो, 31.25 इट इज़ आर स्क्वायर। और अगर अब इसका रूट ले लिया जाए 31.25 तो आर होगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा 31.25। तो डेसिमल के उधर की पेयरिंग उधर होती, इधर की इधर, तो 6 से करो, 6 6 जा, 6 से तो नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 5 जा 25, 25 कर लिया। नाउ अब देखिए कि इट इज़ 25, तो कितना बच गया? 6 और 25। अगर डेसिमल के बाद की चीज़ उतारते हो तो यहाँ डेसिमल लगाना पड़ता है, ये चीज़ इसके नीचे लिखो। 5 5 जुड़ के कितना आ गया? 10। 10 के आगे क्या लिखा जाए कि वही चीज़ यहाँ लिखी जाए और बात बन जाए? तो अगर मैं 6 लेता हूँ, 106, तो बात नहीं बनेगी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है? ओके, नाउ
ओके ना, ओके ओके, एक मिनट। नाउ एम आई ऑडिबल? अच्छा अच्छा, फ़ोन बदल लिया, उसमें प्रॉब्लम थी। चलो अब देखो, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 या 25, और 5 1 या 5, तो कितना बच जाएगा? क्या 100? डेसिमल लगा चुके हैं, तो डेसिमल लगाने की वजह से क्या होगा कि वी कैन इंक्रीज टू ज़ीरो, और इस 5 को इसके नीचे ले आओ, तो 5 को इसके नीचे ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 110। इसके आगे क्या लिखा जाए कि इसके आगे लिखा जाए 9 टाइम्स चला जाएगा। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, ठीक है, तो 8 भी आ जाएगा। 9 1 जा 9, और 9 1 जा 9, तो यहाँ पर बहुत थोड़ा बचेगा, सिर्फ 19 बचेगा। देख लो, क्योंकि इससे 10 यहाँ तक लेके आए, कैरी किया, तो 9 में से 8 गया 1, और बाकी 9 9 सब कट गए, तो इसको यहीं छोड़ दो। 5.59 आ गया, तो रेडियस कितना आ गया बताओ? 5.59 सेंटीमीटर। वैसे बुक में आंसर दिया है रेडियस इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, तो हम भी यही लिख देंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली तो उतना ही बन रहा है ना। ठीक है, तो 5.6 सेंटीमीटर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स। पहले बार था कि जो दो कॉर्ड्स थी वो अपोजिट में थी, अब दोनों एक ही तरफ हैं। जरा देखें क्या, 11/2 को हाँ हाँ हाँ, तो वो ले सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। 121/4 करोगे तो वही चीज़ आएगी, करके देख लो। ओके, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर टू कॉर्ड्स जो कि पैरेलल है लेकिन एक साइड है। स्मॉलर कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस? अच्छा एक बात बताओ कि ऐसा कह रहा है कि स्मॉलर कॉर्ड की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर? तो ये नहीं बोल रहा है कि एक तरफ है कि दो तरफ हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, बस इतना ही बता रहा है। नाउ लेट अस सी कि ये सेंटर है और टू कॉर्ड्स हैं, एक 6 की है और एक 8 की है। वो इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, तो वो तो सेंटर से डिस्टेंस बतानी है। अच्छा, जो स्मॉलर कॉर्ड है वो दूर होगी और जो लार्जर है वो डायमीटर के पास होगी। स्मॉलर कॉर्ड की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और जबकि छोटी कॉर्ड 6 सेंटीमीटर की है और बड़ी वाली कॉर्ड
8 सेंटीमीटर की ऐसे है। और ए बी नाम तो दिया नहीं है, तो ए बी ले लीजिए और सी डी ले लीजिए। इतनी चीज़ दी गई है ना। अच्छा, ये देखो कि बताओ ये वाला रेडियस होगा कि ये वाला रेडियस होगा। दोनों ही रेडियस हो जाएंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। पूछ रहा है कि जो दूसरी कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर वाले की, उसकी कितनी डिस्टेंस है सेंटर से। अगर हम इन पॉइंट्स को, एक ऊपर वाला पॉइंट है M ले लें और नीचे वाले को N ले लें, तो हम इसको फिर से बना लेते हैं कि उसकी क्या डिस्टेंस होगी सेंटर से। नाउ वी शुड मेक ए लार्जर डायग्राम और उसमें डायमेंशंस अलग अलग लिख लेंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पर एक स्मॉल कॉर्ड है और एक लार्जर कॉर्ड है और ये सेंटर है। सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ओ, इसे M ले लो, तो OM कितना है 4 सेंटीमीटर। ON, अच्छा ON पूछ रहा है, कह रहा है ON बताओ। ON पूछ रहा है। इसी तरीके से AB की लेंथ दे रहा है और CD की भी लेंथ दे रहा है। AB कितना है 6 सेंटीमीटर और CD कितना है 8 सेंटीमीटर, और दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है। अब हमें ये बताने के लिए इसका सलूशन देखें। तो सलूशन में इसको भी इससे ज्वाइन कर लें और इसको भी इससे ज्वाइन कर लें। ओके, नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये लिख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर टू कॉर्ड, दोनों पे ही परपेंडिकुलर पड़ रहा है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ऐसी बात है तो फिर AM कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर है, तो AM इट इज इक्वल्स टू हाफ AB, इट इज इक्वल्स टू, यस इट इज 3 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से CN हाफ CD 4 सेंटीमीटर। ये दोनों रेडियस हो गए। ओके, नाउ ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अच्छा, ये पूरा 4 है, ये बात मालूम है कि नहीं। OM कितना है, ये 4 और ये 3, तो 3 और 4, कोई मुझे बता सकता है कि यार कितना होगा। सही है। तो इन ट्रायंगल OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। OM है 4, ये 3 हो गया, तो हाँ √25 लिख लो। सो दैट इज इक्वल्स टू 16 + 9 और इसका रूट ले लो, तो √25 इज इक्वल्स टू R। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। हमें तो ON चाहिए। अब जबकि रेडियस कितना आ चुका है बताओ, क्या 5 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ये मुझे बताइए कि इन ट्रायंगल ONC, तो ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो अब देखो ON नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है, लेकिन CN तो पता है। CN कितना है 4 है, और रेडियस कितना आ चुका है, चलो 5 आ गया। तो ON स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 - 16,
तो ओ एन क्या √9 हो जाएगा और ओ एन के 3 हो जाएगा, यानी कि जो बड़ा वाला कॉर्ड है उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ एन ही पूछा गया था, देख लो तो कितनी हो जाएगी, द डिस्टेंस ऑफ लार्जर, सही है, द डिस्टेंस ऑफ लार्जर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी इज लोकेटेड आउटसाइड ए सर्कल। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि एक ए बी सी ले लें तो एक और उसका वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आउटसाइड है, ऐसा बता रहा है, तो लेट वन वर्टेक्स इज आउटसाइड द सर्कल। करीब करीब ऐसा है, ये जैसे एक सर्कल है तो सर्कल में 2 वर्टेक्स तो अंदर हैं लेकिन बी बाहर निकल आया, एक वर्टेक्स बाहर आ गया, कोई भी एक वर्टेक्स है तो इन्होंने कहा एक वर्टेक्स बाहर है, वर्टेक्स ऑफ एंगल ए बी सी। तो ए बी सी, अब देखो लेट द साइड्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट ईच कॉर्ड ए डी एंड सी ई, ये ए डी है और सी ई, तो वो कह रहा है कि जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट, तो जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल को, साइड्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट ईच कॉर्ड ए डी एंड सी डी, सी डी भी एक कॉर्ड है। जरा इस चीज़ को देखें कि लेट द साइड्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट ईच कॉर्ड ए डी एंड सी विद द सर्कल, तो ए डी एंड सी ई, इसमें क्या बताया गया है कि ओके लेट द वर्ट, हाँ ये सेंटर ले लिया, ओ हो गया, तो वर्टेक्स इज लोकेटेड आउटसाइड सर्कल एंड साइड्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट्स साइड्स ऑफ एंगल, साइड्स ऑफ एंगल intersect each chord, sides of angle, sides of intersect each chord, ठीक है, intersect each chord AD and CE, AD and CE, okay, with circle, हाँ वो हम ज्वाइन कर देंगे कि ठीक है, सबको ज्वाइन कर देंगे, बस यही कह रहा है कि ये जो साइड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ए डी और सी को, इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड, अच्छा इक्वल लिखा है, इक्वल कॉर्ड है, तो जो साइड्स हैं ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं, ए डी और दूसरी कौन सी है, सी ई इक्वल कॉर्ड है, ये नहीं, हाँ ये नहीं है, ये दोनों, मतलब ये दिया गया है कि जो वो साइड है वो इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही, कॉर्ड तो बनाएगी बट इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, ये बात यहाँ पर दी गई है कि ये कॉर्ड्स इक्वल हैं। अब जरा देखें और क्या दिया है, प्रूव दैट ए बी सी इज इक्वल टू हाफ द एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स ए सी एंड डी ई एट द सेंटर। ए सी सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये करेगी, अच्छा, और डी कितना करेगी, एक डी कॉर्ड भी बनाओ, डी भी तो कुछ एंगल सबटेंड करेगी, तो डी यहाँ से सबटेंड कर लेगी ये। तो अब ये बात कही जा रही है कि ए बी सी इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ एंगल,
ये है ना ए बी सी, तो इनके डिफरेंस का जो इनके एंगल का जो डिफरेंस आएगा उसका भी हाफ है ये चीज़ है। जरा फिर से सारी चीज़ देखो, गिवन पहले पढ़ो कि ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टेक्स बी आउटसाइड सर्कल, ठीक है, ए डी कॉर्ड इज इक्वल्स टू सी ई कॉर्ड, ए डी कॉर्ड इज इक्वल्स टू सी ई कॉर्ड, ये दिया है कि ये कॉर्ड इक्वल है, इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। और अब हमें कंस्ट्रक्शन में वो पूछ रहा है तो हमें करना पड़ा। अब वो कह रहा है देखो, टू प्रूव क्या करना है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, हमारे में तो ए ओ सी बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ए ओ सी और माइनस जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो छोटी कॉर्ड होती चली जाएगी, तो उसका एंगल भी छोटा होगा, तो एंगल डी ओ ई। तो इस सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाए, दैट द एंगल आउटसाइड, ठीक है, एट आउटसाइड वर्टेक्स इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बाई द कॉर्ड्स सबटेंडिंग एंगल्स एट द सेंटर, यानी जो ए सी और बी डी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही हैं उनका डिफरेंस का आधा है। जरा आप देखो कि यहाँ पर प्रूफ देखिए कि तो एक हमारे पास ए डी सी है, तो नाउ ए डी सी क्या होगा, ए डी सी जो एंगल बन रहा है, जस्ट एक मिनट, ये देखो, तो एक एंगल ए डी सी बन रहा है, ए सी से ही बन रहा है, और क्या इसी ए सी से क्या सेंटर पे भी बन रहा है, तो बताओ ये ए डी सी है और एक ए ओ सी है, तो क्या ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो ए डी सी का डबल होगा, बोलो, आप ये देख लो, ज़्यादा ना देखो, बस ये देखो, ऐसे मान लो ये है और यहाँ से एक ऐसे एंगल बन रहा ए डी सी और एक ए ओ सी है, तो ये मुझे बताओ कि ए डी सी और ए ओ सी यही दो देखो, बाकी मत देखो, बोलो बात समझ में आई। तो इसलिए जो एंगल ए डी सी है वो हाफ होगा, बीच वाला बड़ा होगा, तो हाफ एंगल ए ओ सी, ये थ्योरम 10.8 है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि डी सी, ये वाला एंगल डी सी बी, मतलब इस लाइन सेगमेंट से बनने वाला, ये लाइन सेगमेंट सेंटर पे भी डाल रही है एंगल, जरा देखो देखो जरा, इससे क्या सेंटर पे भी एक एंगल बन रहा है, और इसी से क्या डी सी बी इधर भी जा रहा है एक एंगल, देख लो, तो आप समझ गए ना। तो नाउ यहाँ पर ये देखो, इस लाइन को मैं थोड़ा और अच्छा बना दूँ, तो ये एक तो पहली बात स्ट्रेट होनी चाहिए और फिर ये इस तरीके से टैपर्ड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर, तो जो डी सी बी है, यहाँ पे चल के ये डी सी बी आ जाएगा, तो डी सी बी है और डी ओ बी, देखो डी सी, इसी से ही तो सब बात बन रही है, डी ई से, तो डी से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है ये, और इससे यहाँ भी बन रहा है, तो बताओ कौन सा एंगल हाफ होगा, तो एंगल डी सी बी इज हाफ डी ओ ई, ये चीज़ हो गया। तो नाउ ये दो चीज़ हो गई। अब जरा देखें कि
प्लस डी ओ ई, एक मिनट। अब ज़रा देखें, यहाँ तक तो हमने थ्योरम लिख लिया 10.8, और हमें दोनों एंगल निकाल लिए हैं। एक ए डी ओ ई भी निकाल लिया। अब ए डी सी आ गया हमारे पास, और डी बी सी आ गया। ए डी सी और डी, ए डी सी और डी सी बी। अब एक मिनट, यहाँ तक तो बात हो गई। हाफ ए ओ सी इज ए बी सी प्लस हाफ डी ए ओ सी डी बी सी ए बी सी डी बी सी और ए बी सी। इतनी बात हो गई। तो ए बी सी, ए ओ सी तो ये हो गया, और ए बी सी और डी ओ ई, ये है ये। चलो ए बी सी ए ओ सी डी ओ ई, और ए डी सी डी बी सी, ए डी सी और डी सी बी। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इसको थोड़ा देख के करेंगे, ये अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, इसे पेंडिंग में रखो। 5th, डिफरेंस करने पे भी नहीं आ रहा है। डिफरेंस करेंगे तो यहाँ तक राइट आ जाएगा, लेफ़्ट कैसे आएगा? ए डी सी ए सी बी से, ए डी सी कैसे, वही तो हम पूछ रहे हैं कैसे आएगा। ए डी सी और प्लस डी सी, ए डी सी और ए डी सी और डी सी बी, ये एंगल और ये एंगल ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। ए डी सी, ये तो बी डी सी आ जाएगा। एक तो ये एंगल है ए डी सी और एक है डी सी बी, इनके डिफरेंस है। एक्सटीरियर कौन सा बन रहा है ये तो बताओ। बी एक्सटीरियर बन जाएगा, बी डी सी और डी, ये एक्सटीरियर है ना। अच्छा अच्छा, सही कह रहे हो। तो इससे तो हो ही गया क्वेश्चन, बढ़िया आपने बता दिया। मैं तो ऐसे ही इसको पेंडिंग में डाल रहा था। अब देखो, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे क्या आया बताओ? ए डी सी माइनस डी सी बी, तो उधर क्या आया? हाफ कॉमन ले लो, तो ए ओ सी माइनस डी ओ ई। इसको फिर से बता देंगे। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में जो ए डी सी है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? ज़्यादा मत देखो, सिर्फ इतना देखो कि ये ए
डी और सी और बी। तो ये बताओ कि ए डी सी किसके इक्वल है? एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। ठीक है, डी बी सी भी बोल सकते हो या ए बी सी, एक ही बात है कि नहीं। और प्लस डी सी बी, डी सी बी। तो अब मैं ए डी सी माइनस डी सी बी को क्या लिख दूं बताओ? ए डी सी है और माइनस डी सी बी, क्या वही ए बी सी है? बोलो, इसको इधर ले आओ, ये चीज़ हो गई। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इस पूरे की जगह ए बी सी लिख सकता हूँ? देख लो, ए डी सी माइनस डी बी सी की जगह ए बी सी लिख सकता हूँ? बताओ, ये तो दोनों यही हैं। तो एंगल ए बी सी क्या हो गया? हाफ एंगल ए ओ सी और माइनस एंगल डी ओ। यही प्रूव करना था। ये आपने अच्छा बता दिया, ये ध्यान ही नहीं था। एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन मैं कई सालों से इधर उधर कर रहा था, ये गड़बड़ कर रहा था, लेकिन आज आपने इसको क्लियर कर दिया। अब देखो 5th क्वेश्चन, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ ए रॉम्बस, यानी किसी रॉम्बस की एक साइड ले ली जाए और उससे सर्कल बनाया जाए। तो ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या फिर से बता दें उसको? एक बार फिर से करोगे तो समझ में आ जाएगा, अब आसान चीज़ हो गई वो। देखो कि 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक सर्कल बनाओ, सर्कल में एक बाहर एक इस तरीके से ये बना लो, इनको मिला लो, इससे इसको भी यहाँ पर ज्वाइन करो, ज्वाइन करवा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बात कही गई है कि ए बी सी और इसके अलावा और क्या, डी और ये सेंटर है। तो उसने ये बात कही है कि ए डी एंड सी ई आर इक्वल कॉर्ड्स, ए डी और सी ई आर इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये इक्वल कॉर्ड्स हो गई हैं। प्रूव दैट, मेरे डी सी का तो रोल पड़ेगा। चलो, अब इससे सेंटर में एंगल बनाओ, एक एंगल और एक एंगल, ये एक एंगल और एक एंगल। ये कोई मुझे बताए कि एंगल ए डी सी क्या है? एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ए ओ सी। और इसी तरीके से ये भी बता दो कि डी सी ई क्या है? डी सी ई बोलो। हाँ, क्योंकि डी सी ई सेगमेंट पे बन रहा है और डी ओ ई सेंटर पे, तो इसी लाइन से एक सेगमेंट पे बनने वाला एंगल और एक सेंटर पे बनने वाला एंगल, तो सेंटर वाला डबल हो जाएगा। तो हाफ एंगल डी ओ ई, और ऐसा थ्योरम 10.8 से हुआ है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल ए डी सी माइनस डी सी ई इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ए ओ सी माइनस एंगल डी ओ ई। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके आगे यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ए डी सी क्या एक्सटीरियर एंगल है, ये पूरा इन दोनों के लिए। एक ट्रायंगल लो, तो ये ट्रायंगल है कि नहीं, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ए डी सी। ठीक है, सो ए डी सी, ये एक्स्ट्रा लाइन ले ली हमने।
अब देखो, तो ये बताओ, ये एक एंगल हमने ए डी सी लिया, ए डी सी, तो ये है एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों कैसे हैं, इंटीरियर एंगल। तो ऐसा लिखो कि एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, बताओ, एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी सी बी या डी सी। अच्छा, यही की चीज़ ये है एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। हाँ बोलो, जो ये बाहर वाला एंगल है क्या अंदर के दो अपोजिट एंगल के इक्वल होगा? ए बी सी ना, हाँ ए बी सी लिखो। अच्छा, यही की यही चीज़ मैं यहाँ उतार देता हूँ, बोलो क्या लिख दूँ, क्या ए बी सी माइनस डी सी लिख दूँ इसकी जगह, इसी की जगह तो ये लिखा है, और माइनस डी सी ई, तो उधर क्या बचेगा, हाफ एंगल ए ओ सी और माइनस एंगल डी ओ ई। सही है, ये पूरा पूरा लिख दिया ना, इसकी जगह ए डी सी की जगह, देखो यहाँ से यही तो था ए डी सी, सब लिख दिया। अब ये कट गया क्या और आंसर आ गया, बोलो। कटा कैसे, क्योंकि ए डी सी है, ए डी सी की जगह पूरा लिख दो। किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट करो। हाँ, तो हमने ए डी सी की जगह पूरा लिख दिया, या तो आप ए डी सी माइनस डी सी करके ए बी सी लिख सकते हो, पूरे की जगह ए बी सी लिख दो, या एक की जगह पूरा लिख दो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक की जगह पूरा लिख दोगे तो कट जाएगा, अब पूरे की जगह एक लिख दो, इसको इधर लाके एक ही फायदा। देखो ये पूरा का पूरा मैंने किसकी जगह लिखा, ये बताओ, लिख दिया, ये कट गया। तो अच्छा, ये प्लस लिखो ना, ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, प्लस लिखो, ये प्लस है ना यहाँ पे, सही है। ए ओ सी और माइनस डी ओ ई, डी ओ ई। तो ये अनुराग ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। ये क्वेश्चन किए हुए हैं क्या अनुराग तुम्हारे? अच्छा अच्छा, अब देखो कि फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा है, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस। तो पहले रोम्बस बनाओ, और रोम्बस के किसी एक साइड को डायामीटर लेते हुए आप एक सर्कल बना लीजिए। तो रोम्बस में डायगोनल्स भी होंगे। तो अच्छा, रोम्बस के डायगोनल क्या 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, बोलो। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ 90 पे भी करते हैं। तो एक तरीके से वो आपस में बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल्स। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी एक डायामीटर है। तो प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस हैज डायामीटर। तो गिवन है कि ए बी सी डी इज रोम्बस एंड ए बी इज डायामीटर ऑफ सर्कल। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, हमें ये प्रूव करना है कि ये ओ से गुजरता है, इट पासेस थ्रू ओ। टू प्रूव सर्कल passes through point of intersection,
अब फिगर में दिखाया ही जा रहा है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तो ओ से गुजरता है। तो नाउ अब देखिए कि यहाँ पर now ए अब जरा देखिए कि मान लीजिए हम ये मान सकते हैं कि ये उसके सेंटर से नहीं गुजरता, और हम मान लें कि हमारा जो ट्रायंगल है ये तो एंगल इन सेमी सर्कल है, ठीक है कि नहीं, एंड हम ये मान लें कि वो उससे नहीं गुजरता है। तो ऐसा ले लो कि थोड़ा सा इस सर्कल को हम बदल लें कि हम ये मानते हैं कि ये ओ तो इसका सेंटर है और हमारा सर्कल थोड़ा बाहर से गुजरता है, ऐसा मान लो ये है, और ये मान लो यहाँ से गुजरता है, वहाँ से नहीं गुजरता, ये ओ है और ओ डैश। सो लेट, समझ में आई बात कि नहीं। तो अब अगर हमारा सर्कल कहीं से भी गुजरे तो बताइए कि क्या उस पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 होगा क्या? बोलो भाई ये एंगल, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल तो 90 होगा ही ना। और ये 90 क्यों है? ए ओ बी, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये बात सही है कि नहीं, बताइए। तो अब जरा यहाँ पर देखो कि हाँ, हमें ये प्रूव करना है कि वो उसके सेंटर से पास करता है। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल हो गया, सो इट इज़ 90 डिग्री। और इसके बाद चलो इस क्वेश्चन को कल कराएंगे, अभी आज के लिए इतना ही रखो। हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता है, ठीक है। कल इसको देख लेंगे। हाँ हाँ, वैसे तो ऑप्शनल है, आपके स्कूल में कराई गई है? कराई नहीं है तो जो भी होगा 2-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्टेटिस्टिक्स। अभी नहीं हुआ है तो अब कौन सा चैप्टर है मैथ्स में? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो अभी हम लोगों ने कर लिया। पॉलिनोमियल बच रहा है। कर दिया तो पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे फिर पॉलिनोमियल करेंगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम।